हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम निधि है। आज हम नेशनल इनकम में बेसिक कंसेप्ट्स करने वाले हैं। ये पार्ट 3 वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम को समझना, जो भी कमाई हम मेहनत से कमाते हैं वो सारी कमाई है हमारी फैक्टर इनकम। एंड ट्रांसफर इनकम मतलब जो कमाई हमने मेहनत से नहीं कमाई, ठीक है, हमें ऐसे ही किसी ने पैसे दे दिए, वो होती है ट्रांसफर इनकम। इन दोनों इनकम में मेजर एक ही डिफरेंस है कि पैसे मेहनत से कमाए हैं या ऐसे ही मिल गए हैं। अगर आपने वो पैसे मेहनत से कमाए हैं तो नेशनल इनकम में आएंगे, आपकी इनकम में वो पैसे काउंट होंगे। बट अगर आपको किसी ने ऐसे ही गिफ्ट दे दिया तो वो आपकी इनकम का पार्ट नहीं है। ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होती नेशनल इनकम में, एंड फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है। अब अगर तुम्हें याद हो, मैंने फर्स्ट वीडियो में सर्कुलर फ्लो बनाया था। सर्कुलर फ्लो में मैंने ये चीज बनाई थी कि जब हम फैक्टर सर्विसेज देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, तो हमें बदले में क्या मिलता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये सारी चीजें हमारी मेहनत की कमाई है और यही कमाई नेशनल इनकम में आती है। क्लियर है पॉइंट? अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो सर्कुलर फ्लो जरूर देख लेना, उससे क्लियर हो जाएगी ये चीज कि फैक्टर इनकम में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आता है। ये कमाई हमारी मेहनत की है, ठीक है। तो फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड फ्रॉम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो हमने फैक्टर इनकम रिसीव हो गई इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एंड ट्रांसफर इनकम क्या होता है? इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। कुछ भी मेहनत का काम नहीं किया, जैसे कि गिफ्ट, पॉकेट मनी, पेंशन, ये सब हमारी ट्रांसफर इनकम है। और ट्रांसफर इनकम को दो कैटेगरी में बांट दिया। मान लेते हैं मम्मी ने तुम्हें पैसे दिए, मंथली पॉकेट मनी दी, वो मम्मी ने अपनी इनकम में से दी होगी, तो जो इनकम के ट्रांसफर होते हैं उसे बोलते हैं करंट ट्रांसफर, ठीक है, क्लियर। एंड जो वेल्थ में से ट्रांसफर होते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर। मतलब कि यहाँ पे अगर मम्मी ने तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा दे दिया, वो हो गया कैपिटल ट्रांसफर। तो ट्रांसफर दोनों ही तुमने मेहनत नहीं करी और तुम्हें ऐसे ही पैसे मिले। करंट ट्रांसफर जो छोटा मोटा अमाउंट मम्मी ने इनकम में से दे दिया, और कैपिटल ट्रांसफर जो मम्मी ने प्रॉपर्टी या फिर वेल्थ में से अपने पैसे दिए हैं या कुछ भी ट्रांसफर किया है, ये कैपिटल ट्रांसफर। ये दोनों ही तुम्हारी इनकम का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए ये नॉट इंक्लूडेड है नेशनल इनकम में। और फैक्टर इनकम तुम्हारी मेहनत से तुमने पैसे कमाए हैं, वो तुम्हारे इनकम में इंक्लूड होगा, नेशनल में भी और डोमेस्टिक में भी इनकम में इंक्लूड होगा फैक्टर। क्लियर हो गई दोनों टॉपिक। अब आगे चलते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस है, ये चीज हमेशा याद रखना कि इंटरमीडिएट जो गुड्स है वो इसी साल के अंदर या तो यूज हो जाएंगे या फिर हम रीसेल कर देंगे। दो वर्ड्स इंटरमीडिएट में याद रखने हैं, या तो यूज हो जाएंगे एक साल के अंदर या फिर रीसेल कर देंगे। इसी पॉइंट से हम इंटरमीडिएट और फाइनल का डिफरेंस देखेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो कि यूज हो जाते हैं या फिर रीसेल होते हैं, और फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स वो होते हैं या तो वो कंज्यूम होते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसी से याद रखना है, फाइनल गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं कंज्यूमर को, और इंटरमीडिएट गुड्स फर्दर प्रोडक्शन में यूज होते हैं। मान लो एक रेस्टोरेंट है और उसने वेजिटेबल्स खरीदे, वो उसके लिए क्या है? इंटरमीडिएट, क्योंकि वो रीसेल कर देगा किसी ना किसी फॉर्म में, फर्दर प्रोडक्शन करके कुछ और चीज बना के रीसेल कर देगा। और अगर एक हाउस होल्ड है, मेरे घर में देख लो, अगर मैं सब्जी लेके आ रही हूँ तो मैं रीसेल के पर्पस के लिए नहीं खरीद रही हूँ, मैं किसके लिए खरीद रही हूँ? खाने के लिए खरीद रही हूँ, तो वो क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो इसी पॉइंट से देखना है कि वो हमारा फर्दर प्रोडक्शन के लिए और रीसेल करने के लिए, या फिर हमारा कंज्यूम के लिए, ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके एग्जांपल्स और आगे देखते हैं। तो intermediate goods are those goods and services that are used in furthering the production of final goods and services or meant for resale.
तो फर्दर प्रोडक्शन में काम आने वाले या फिर रीसेल होने वाले सेम ईयर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आता है। मान लो तुमने स्टॉक खरीदा रीसेल के लिए, मान लो मेरा मोबाइल का बिजनेस है और मैंने मोबाइल खरीदा रीसेल के लिए, ठीक है, बट मोबाइल नहीं बिका, इस साल क्लोजिंग स्टॉक में रह गया वो मोबाइल, तो क्या होगा, वो हमारा इंटरमीडिएट होगा या फाइनल? अगर एक साल के अंदर अंदर रीसेल नहीं हुआ है, हमारे गोडाउन में ही पड़ा है स्टॉक एक साल से ज्यादा टाइम में, तो वो हमारा फाइनल गुड बन जाएगा। मतलब कि अगर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है किसी भी चीज का, वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट में एक चीज याद रखनी है, या तो फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो रहा है या फिर रीसेल हो रहा है विद इन ए ईयर। अगर विद इन ए ईयर नहीं है तो क्या होगा आपका, वो फाइनल गुड, ठीक है। अब आगे है हमारा फाइनल प्रोडक्ट्स। फाइनल प्रोडक्ट्स आर दोज गुड्स दैट आर परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर फाइनल कंजम्पशन, या तो कंजम्पशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। अगर एक वॉशिंग मशीन मैं खरीद रही हूँ घर के लिए, तो मेरा वो क्या है, फाइनल गुड्स है, क्योंकि मैंने कंज्यूम करना है, उस प्रोडक्ट का यूज लेना है और बेचने के लिए नहीं खरीदा है, ठीक है, तो वो फाइनल गुड। बट अगर कोई मशीन वाला जो बेचता है मशीनें, वॉशिंग मशीन जो बेचता है, उसने अगर खरीदी है तो वो रीसेल करेगा, तो उसके लिए क्या है, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। बस प्रोडक्ट के एंड यूज पे डिपेंड करता है कि वो फाइनल है या इंटरमीडिएट, ठीक है। अगर एंड यूज कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट है, अगर एक फर्म ने, एक फैक्ट्री ने मशीन खरीद ली और उसने उस मशीन को एक साल से ज्यादा यूज करना है ना, तो वो मशीन उसके लिए एक साल से ज्यादा यूज हो रही है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, तो वो उसका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन याद रखना है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। बट एक मशीन वाले ने मशीन खरीदी बेचने के लिए और उसने एक साल के अंदर अंदर बेच दी, तो वो क्या है, उसका इंटरमीडिएट। मतलब कैसे पता चलेगा कि गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट? प्रोडक्ट का जो भी एंड यूज होगा, उसका जो यूज होगा, उस पे मैटर, उस पे डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या है, फाइनल है या। इसके क्वेश्चन 1 मार्कर के बहुत फेमस है और इस बार पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा नवंबर वालों के लिए, तो इसीलिए अच्छे से डिटेल में पढ़ने की बहुत जरूरत है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं एक 2021 टू 2022 का सेशन का एमसीक्यू पैटर्न पूरे सारे चैप्टर्स का निकालने वाली हूँ, जो हाफ ईयरलीज में मोस्टली कवर होंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप सारे वो वीडियोस गो थ्रू कर पाओ, इजीली पढ़ पाओ एमसीक्यू से, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइनल गुड्स के टाइप। तो कंजम्पशन एक है टाइप, कंजम्पशन गुड्स, और एक कैपिटल गुड्स। डेफिनेशन से रिलेट करो। फाइनल गुड्स में अभी क्या पढ़ा था कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूम के लिए, कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जो गुड्स कंजम्पशन के लिए यूज हो जाते हैं उन्हें बोल दिया कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। और जो गुड्स इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होते हैं, इन्वेस्टमेंट है एक हमारे लिए, उसे बोल दिया कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स नेशनल इनकम में आते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आते, तो ये ध्यान रखना है। कैपिटल गुड्स नेशनल इनकम में आते हैं ऑब्वियसली, एंड कंजम्पशन गुड्स भी नेशनल इनकम में आते हैं, बिकॉज ये फाइनल गुड का ही पार्ट। क्लियर हो गई बात। एक ही प्रोडक्ट कंजम्पशन गुड भी हो सकता है और फाइनल गुड भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट कि वो कंजम्पशन है या फाइनल है। एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस बहुत फेमस है कि एक प्रोडक्ट कंजम्पशन होगा या फाइनल होगा, कंजम्पशन होगा या कैपिटल होगा, बताओ। तो ध्यान से सुनो, अगर प्रोडक्ट को हम कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो कंजम्पशन गुड है। बट अगर वो प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया है तो वो कैपिटल गुड है। मान लेते हैं एक वॉशिंग मशीन है, अगर वॉशिंग मशीन तुमने घर में यूज करने के लिए ली है तो वो है कंजम्पशन गुड। बट अगर वही मशीन तुमने, एक होटल है तुम्हारी और होटल में यूज कर रहे हो, तो उस होटल वाले के लिए वो प्रोडक्ट क्या है, कैपिटल गुड। वो उसको मदद कर रहा है, वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो एक मशीन अगर तुम यूज करने के लिए लेते हो वो होती है कंजम्पशन गुड, और एक मशीन तो अब तुम अपने
फैक्ट्री में या फर्म में फर्दर तुम्हारे को हेल्प करती है, एज एन इन्वेस्टमेंट है, तो वो तुम्हारे लिए क्या हो गया, कैपिटल। ठीक है, क्योंकि एक मशीन 1 साल से ज्यादा हमारे पास चलती है तो इसीलिए वो कैपिटल गुड के कैटेगरी में आ गई और वो हमारा फाइनल गुड हो गया। क्लियर हो गई। अगर यही मशीनरी तुम बेच देते 1 साल के अंदर अंदर तो ये तुम्हारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो जाता। आई होप ये तीनों पॉइंट क्लियर है कि कंजम्पशन जो तुमने यूज कर ली खुद के लिए, ना तुमको बेचना है, ना तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, तुम्हारे लिए, तो ये कंजम्पशन। सेकंड, कैपिटल गुड्स, जो तुम्हारे बिजनेस में तुम्हें हेल्प कर रही है मशीन, वो 1 साल से ज्यादा तुम्हारे पास चल रही है और तुम्हें काम करने में मदद कर रही है प्रोडक्शन में, तो वो हो गई कैपिटल गुड। क्लियर। और वही मशीन अगर तुमने रीसेल के लिए खरीदी थी, 1 साल के अंदर यूज हो गई, वो बेच दी तुमने, तो वो हो गई तुम्हारी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात। तो आई होप ये एमसीक्यू वाले ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे। आगे चलते हैं। हमारा डेप्रिसिएशन, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इजी। डेप्रिसिएशन के बहुत सारे नाम है, अलग अलग नेम से डेप्रिसिएशन आ जाता है और इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखो, डेप्रिसिएशन मतलब एक एसेट के वैल्यू में डिक्रीज आना ड्यू टू वेयर एंड टीयर, या फिर टाइम की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से जो भी उसमें डिक्रीज आता है उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट, नाम को याद रखना क्योंकि एमसीक्यू में या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जरूर ही सीबीएसई वाला लिखता है, जरूर देता है। तो डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये कुछ नाम है जो डेप्रिसिएशन के बोले जा सकते हैं। एंड यहाँ पे डेप्रिसिएशन होता क्या है इसे ध्यान से सुनना। फॉल इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड। पिछले साल 2020 का जब पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि डेप्रिसिएशन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है, ट्रू और फॉल्स। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑब्सोलेसेंस देख के ट्रू लिख देते। नहीं, अनएक्सपेक्टेड नहीं है, एक्सपेक्टेड है। हमको पता है कि फॉल होएगा। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड मतलब एकदम से नेचुरल कैलामिटी आ गई और एकदम से लॉस हो गया सडन, वो अनएक्सपेक्टेड वर्ड नहीं है। क्या वर्ड है? एक्सपेक्टेड। तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है। एक्सपेक्टेड टेक्नोलॉजी में फॉल आएगा, एक्सपेक्टेड फॉल जो डाउनफॉल आएगा एसेट का, वो एक्सपेक्टेड वर्ड याद रख। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हो गया फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एंड कैपिटल लॉस क्या हो गया? अनफोर्सीन ऑब्सोलेसेंस, अनएक्सपेक्टेड। तो कैपिटल लॉस है अनएक्सपेक्टेड या अनफोर्सीन ऑब्सोलेसेंस, मतलब कि हमें लगा नहीं था लॉस होगा, एकदम से लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई फैक्ट्री में, थेफ्ट, ये सब अनएक्सपेक्टेड होते हैं, तो वो हमारा कैपिटल लॉस होता है और डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड होता है फॉल। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं इसी में। अब न्यूमेरिकल को समझो। जिस भी फॉर्मूले में तुम्हें नेट निकालना है, अगर नेट कैलकुलेट करना है तो हमेशा कोई ना कोई चीज माइनस ही होगी। नेट कैलकुलेट करते टाइम हमेशा माइनस होगा, ये चीज याद रखना। अगर तुम्हें नेट प्रोडक्ट निकालना है, नेट इनकम निकालनी है, तो ग्रॉस में से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। ठीक है। अगर हमें नेट प्रोडक्ट निकालना है तो ग्रॉस में से क्या माइनस हो जाएगी? डेप्रिसिएशन। 1 साल की इनकम में 1 साल की डेप्रिसिएशन माइनस। कभी कभी डेप्रिसिएशन 10 सालों का दे रखा होता है क्वेश्चन में, उसमें 10 साल का पूरा माइनस मत कर देना। 1 साल की इनकम में 1 साल के ही खर्चे माइनस होते हैं, इसलिए 1 साल का ही डेप्रिसिएशन माइनस करना, तो क्या चीज आ जाएगी? नेट प्रोडक्ट। ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। नेट निकालने के लिए क्या चाहिए? नेट निकालने के लिए ग्रॉस में से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। अगर 1 साल की इनकम निकाल रहे हो नेट इनकम, तो ग्रॉस इनकम में से माइनस कर दो 1 साल का डेप। और अदर नेम्स डेप्रिसिएशन क्या क्या हो गए? रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड कंजम्पशन ऑफ कैपिटल। क्लियर हो गई है बात। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा NIT, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इसे बहुत ध्यान से समझना। ये फॉर्मूलेज है जो हमारे को थर्ड और फोर्थ चैप्टर में नेशनल इनकम में हेल्प करेंगे। इन्हीं फॉर्मूलों की वजह से तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा। जब MCQ पैटर्न पेपर होगा तो यही फॉर्मूलेज हैं जो आएंगे पेपर में, हम 100% इससे क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्रोडक्ट है फैक्ट्री, ये फैक्ट्री है और फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकलने वाला है ये प्रोडक्ट। ठीक है, इस प्रोडक्ट को जब हम बाहर लाते हैं और दुकान पे बेचते हैं तो इस प्रोडक्ट के पास में लिखा होता है पीछे कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ठीक है, तो फैक्ट्री से निकलते ही टैक्सेस लग जाते हैं जैसे ही बाहर निकला प्रोडक्ट, और वैसे ही MRP दैट इज मार्केट प्राइस में क्या होता है, टैक्स इंक्लूडेड होता है। वैसे ही इस चीज को याद रखना, अगर फैक्टर कॉस्ट है, अगर फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट याद रखो, या फैक्टर कॉस्ट, उसमें हम टैक्सेस इंक्लूड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, मार्केट प्राइस। अगर तुम्हें किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस निकालना है तो उसके फैक्ट्री के कॉस्ट में टैक्स ऐड कर दो तो मार्केट प्राइस निकल जाएगा। सेम गोज विथ सब्सिडी, सब्सिडी को भी समझो। जब हम फैक्ट्री के बाहर निकालते हैं प्रोडक्ट, मान लो गैस सिलेंडर है, ये लो गैस, ठीक है, इस गैस सिलेंडर पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, बात पता है ना, सब्सिडी मिलती है। तो सब्सिडी अगर तुम्हें मिल जाती है गैस सिलेंडर पे तो प्राइस क्या हो जाता है, पहले से सस्ता हो जाता है। ठीक है, तो पहले से सस्ता हो गया तो सब्सिडी माइनस कर दो तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो मतलब टैक्स और सब्सिडी उल्टा है, टैक्सेस ऐड हो जाते हैं तो मार्केट प्राइस आता है। अगर आपके प्रोडक्ट पे सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, सब्सिडी की हेल्प है, मिल रही है सब्सिडी, तो फिर क्या होगा, प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा पहले से। ठीक है, आर्मी में जो लोग काम करते हैं उनको सब्सिडीज मिलती है, तो सब्सिडीज का क्या होता है, सब्सिडी आपके प्रोडक्ट को सस्ता कर देती है, इसलिए सब्सिडी होती है माइनस और टैक्स क्या होते हैं, ऐड। और इसी को इन टोटल हम अगर ऐड और माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस। और टैक्सेस माइनस सब्सिडी को बोल दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखो नेट आ गया, नेट का मतलब मैंने बोला था कोई ना कोई चीज किसी में से माइनस हो रही है, इसीलिए टैक्सेस में दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या हो रहा है, सब्सिडी माइनस हो रही है, इसलिए आ गया हमारा NI। ठीक है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स क्यों आएगा, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज पे इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम पे डायरेक्ट टैक्स होता है। यहाँ पे हम गुड्स की बात कर रहे हैं इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, क्वेश्चन में इनकम टैक्स दे रखा हो तो उसको मत लिख देना, ओनली इनडायरेक्ट टैक्स लिखना है, GST लिखना है, GST में माइनस कर दो, सब्सिडी आ गया आपका NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर आपको फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी है तो उसमें NIT क्या करोगे, प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस। क्लियर हो गई बात, इजी लग रहा है बहुत ज्यादा। NIT हमने निकाल लिया, IT माइनस सब। ठीक है, IT में हमारा एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स में GST, उसमें से माइनस कर दो सब्सिडी। सब्सिडी का दूसरा नाम है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर इकोनॉमिक असिस्टेंस। अगर ऐसा कुछ भी लिखा हो तो उसको भी सब्सिडी मान लेना और माइनस कर देना, मार्केट प्राइस आ जाएगा। क्लियर हो गई, तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला हमारा बन गया ग्रॉस का, कि ग्रॉस है, अगर ग्रॉस दे रखा है तो ग्रॉस में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन होता है, तो नेट में से क्या करो, अगर नेट निकालना है तो ग्रॉस में से माइनस कर दो डेप। तो ऐसे एक फॉर्मूला ये बन। अब थर्ड फॉर्मूला वेरी इजी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपने बाहर से जितना पैसा कमाया, अब इस चीज के लिए एक वीडियो जरूर देख लेना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो मैंने बोला ही है देखने के लिए। सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो पार्ट 2 है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स नेशनल इनकम में पार्ट 2 वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है, डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंट, जो लोग हमारे इंक्लूड होंगे, जो इनकम नहीं होंगी, ये सब एक बार क्लियर कर लेना अपने कॉन्सेप्ट।
तभी सही से समझ आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का। वो मैंने बेसिक कंसेप्ट पार्ट 2 में अच्छे से बताया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें बाहर से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, बाहर से हमने कितना पैसा कमाया, नेट फैक्टर मतलब क्या होता है, बाहर से फॉरेन से हमने कितना पैसा कमाया, फ्रॉम अब्रॉड पैसे आए हैं वो कितने हैं, कैसे पता चलेगा, देखो नेट है तो कोई ना कोई चीज किसी ना किसी में से माइनस होगी। तो यहाँ पे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू, जो उनको पे किया हमने उसमें उसको माइनस कर दो और जो वहां से मिला है वो ऐड कर दो। तो अगर हमने इंडिया ये है और बाहर से हमने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कुछ पैसा कमाया, वो इंडिया की इनकम में ऐड कर दो, क्योंकि पैसा कमाया है नेशनल इनकम में आएगा, और जो वहां पे दिया हमने वो माइनस कर दो। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये NFIA क्या होता है, ये नेशनल इनकम में आती है, तो डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दो NFIA, दैट इज बाहर से कमाई हुई इनकम। एक इनकम है जो तुमने इंडिया से कमाई, उस इंडिया से कमाई हुई इनकम में बाहर वाली भी ऐड कर दो, और जो खर्चा हुआ वो माइनस कर दो, वैसे ही 2 माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा हमारे पास नेशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैसे, या डोमेस्टिक से नेशनल या नेशनल से डोमेस्टिक, फॉर्मूला बन जाता है इसका। अगर तुम्हारे पास डोमेस्टिक इनकम है, उस डोमेस्टिक इनकम में तुम NFIA ऐड कर दो, फ्रॉम -2 करके क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। तो ये 3 फॉर्मूला एक बन गए हमारे इस चैप्टर के एंड में। एक ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट निकालना, मार्केट प्राइस से NIT माइनस करके फैक्टर कॉस्ट निकालना। अब फॉर्मूला इधर उधर करके बना सकते हो कि फैक्टर कॉस्ट अगर निकालना है तो NIT ऐड कर दो तो मार्केट निकल जाएगा, इतना तो पता होगा, है ना, क्लियर है। और उसके बाद हमारा नेशनल है, नेशनल प्रोडक्ट में माइनस कर दो NFIA तो डोमेस्टिक निकल गया, या फिर उल्टा डोमेस्टिक में ऐड कर दो NFIA तो नेशनल निकल जाए। ठीक है, ये इस साइड जाके ऐड हो जाएगा और ये नेशनल जाएगा जो मैंने नीचे लिख। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का यूज है नेक्स्ट चैप्टर्स में और न्यूमेरिकल्स। तो ये सारा अच्छे से सुन के क्लियर कर लेना एकदम, और कोई भी इस सब को नोट कर लेना, नोट्स डिस्क्रिप्शन में भी मैं डालूंगी, तो सारा अच्छे से पढ़ लेना। आई होप आपको सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। ज़रूर कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, एंड शेयर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।